गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके आगामी परीक्षा UPPCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्राथमिक सेल के इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है। प्राथमिक सेल की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है, जो डैश कहलाता है। देखिए, अक्सर प्राथमिक सेल में देखने को मिलेगा आपको कि प्राथमिक सेल की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक सेल में क्या होता है कि प्राथमिक सेल में एक स्थानीय क्रिया होती है। तो ये जिसके कारण जो अशुद्धियों के कारण क्या होता है, प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्थानीय क्रिया क्या होती है। कि जस्ता एक ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है, सामान्य प्रकार के कई अशुद्धियाँ मिली होती है। जस्ता एक ऐसा धातु है जिसमें सामान्य प्रकार का अशुद्धियाँ मिला होता है। तो अशुद्धियाँ जब मिला होगा तो जस्ते की क्षण में अशुद्धियों के रूप में उसमें कार्बन कण क्या होता है, अम्ल एवं जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन लघु सेलों में होने वाले विद्युत धारा प्रवाह में रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्थानीय क्रिया। ठीक है, वो छोटा छोटा सेल बना देता है, जिसके कारण उसमें हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जस्ता में होता है सब। 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। हम इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त करते हैं किस रूप में, तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त करते हैं हम लोग आपेक्षिक घनत्व के रूप में, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को जो हम लोग व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करते हैं आपेक्षिक घनत्व के रूप में। क्लियर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान डैश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ये फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम में 2 प्रकार के नियम दिए हैं। तो ये पहला नियम के अंतर्गत आता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ का मात्रा, ये किसी इलेक्ट्रोड पे जमा हुए पदार्थ का मात्रा यदि m हो तो वो क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है धारा के। यानी पदार्थ का द्रव्यमान सीधा समानुपाती होगा उसके धारा के। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी धारा की मात्रा पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी धारा के मात्रा पे। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर समझिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है? तो देखिए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है? तो प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात, यानी उसके लिए जब भी हम लोग निकालते हैं तो प्रति इकाई, यह प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात है। ठीक है, प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात है रासायनिक तुल्यांक। क्लियर है? रासायनिक, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन के संदर्भ में निकालते हैं। तो रासायनिक, और इसको जो है जनरली हम लोग जेड से सूचित करते हैं, रासायनिक तुल्यांक को जेड से। चलिए उसके बाद चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में दर्शाए गए चित्र में सेल के अवयवों को मिलान कीजिएगा। ये अवयवों को मिलान करना है। तो ये जो चित्र दिया हो गया है, पहले इस चित्र को समझिए कि ये चित्र आखिर किसका दिया हुआ है। तो ये चित्र हमारा लेक्लांचे सेल का दिया हुआ है। तो ये लेक्लांचे सेल में जो देख रहे हैं, ये बी देखिए, बी, ये लेक्लांचे सेल में ये जो बी इंडिकेट करता है, ये जो बी होता है हमारा, ये होता है जस्टे की छड़, यानी जिंक कैथोड है। ये बी मेरा जिंक कैथोड है, जबकि ए मेरा क्या है? ए हमारा है कार्बन एनोड, यानी ये जो है ना, ये कार्बन का छड़ होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्बन एनोड। क्लियर? जबकि ये जो होता है ये निगेटिव होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं जिंक कैथोड। तो क्लियर हो गया? फिर देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं ई, ये ई हमारा होता है कांच का पात्र। ये कांच का पात्र बना होता है। जबकि ये देखिए सी, देखिए ये सी जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो सी देख रहे हैं, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, सी नंबर। और जो ये डी देख रहे हैं, डी में हम लोग क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड का घोल को भरते हैं, अमोनियम क्लोराइड का घोल। तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका मिलेगा, ये 5 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर ये आपका बी का, बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपका लेक्लांचे सेल का फिगर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युतिकी अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है कि पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा। तो करंट के परिमाण IT और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये वैद्युत अपघटन, फैराडे ने क्या किया था? वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए थे। तो 2 नियम में से पहला नियम के ये अंतर्गत आता है। पहला नियम में ये क्या आता है? किसी भी कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, यानी पदार्थ के द्रव्यमान को हम क्या करते हैं? एम से सूचित करते हैं। एम क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है जेड इंटू
IT, यानी ये m क्या हुआ, पदार्थ की मात्रा को m से सूचित किया कि m सीधा समानुपाती हुआ z किसको कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुपाती। करंट के परिमाण, करंट का परिमाण क्या हुआ, I इंटू टी, साथ ही साथ विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये होता है ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर नॉमरिकल भी पूछा करता है। 7 हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, बैटरी अपघटन में यानी आयतन के अनुसार, बैटरी अपघटन में आयतन के अनुसार लगभग डैश सल्फ्यूरिक अम्ल वो जल होता है। जो बैटरी अपघटन में आयतन के अनुसार पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का अनुपात परसेंटेज कितना हम लोग रखते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल मेरा रहेगा वो 33% रहेगा और जल मेरा 65% रहेगा। 33-65 का कॉम्बिनेशन रहता है, अम्ल 35% जबकि जल 65% रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बैटरी के तापमान में वृद्धि से अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए बैटरी के तापमान में वृद्धि से अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे बैटरी का तापमान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसके अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, उसका घटते जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो। यानी आप बैटरी का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, घटेगा। चलिए विद्युत अपघटन में जो हम लोग आसुत जल का ही प्रयोग करते हैं, इसका रीजन क्या है। आसुत जल का प्रयोग करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटन में हम लोग आसुत जल का प्रयोग करते हैं, डिस्टिल वाटर का प्रयोग करते हैं। डिस्टिल वाटर का प्रयोग करने का क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि वो क्या करता है, स्थानीय क्रिया को रोकता है अथवा मंद करता है। यानी स्थानीय क्रिया को वो क्या कर देता है, रोकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आसुत जल का प्रयोग करते हैं विद्युत अपघटन में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की, बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की डैश के पदों में जांच की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैटरी के विद्युत अपघटन की अवस्था की डैश के पदों में जांच की जाती है। किसके पदों में हम लोग जांच करते हैं, तो ये आपेक्षिक घनत्व के पदों में हम लोग जांच करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, विद्युत अपघटन की विधि में मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान डैश के समानुपाती होता है। अभी बताएं ना कि विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिया था फैराडे ने, तो ये पहला नियम के अंतर्गत आता है। तो वो किसके समानुपाती होता है, पदार्थ का द्रव्यमान, धारा वो समय का। यानी m क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है q के। और आप लोग को पता है कि q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो ये पदार्थ का द्रव्यमान सीधा समानुपाती हो गया आवेश का, तो आवेश इज इक्वल टू होता है धारा गुना समय। इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है
13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत अपघटन विधि में निरपेक्ष द्रव्यमान की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है। विद्युत अपघटन विधि में हमको निरपेक्ष द्रव्यमान की गणना करना है। तो जब आप निरपेक्ष द्रव्यमान की गणना करेंगे तो निरपेक्ष द्रव्यमान की गणना के लिए हम क्या करेंगे, वही निरपेक्ष द्रव्यमान कहने का मतलब पदार्थ का हमको द्रव्यमान निकालना। तो पदार्थ का द्रव्यमान सीधा समानुपाती होते आवेश का। तो आवेश तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अभी जस्ट आपको बताया ना फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम था, तो उसमें 2 नियम थे। पहला नियम तो यही था ना, पदार्थ की मात्रा m क्या हो गया, सीधा समानुपाती z इंटू क्यू, क्यू के प्लस पे i इंटू टी रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित, जब आप विद्युत अपघटन से यानी धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। धारा के किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है, तो वह धारा का जो हम लोग रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता हुआ दिखता है। ये रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलॉम के लिए विद्युत से निरपेक्षित पदार्थ की मात्रा को डैश कहते हैं। किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलॉम्ब के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को डैश कहते हैं। निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ की मात्रा को हम लोग कहेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इसको समझिए, किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलॉम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, यानी अभी हम लोग m इज इक्वल टू जाने ना, m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है। m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है। तो अब देखिए किसी पदार्थ के 1 कूलम से विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पूछ रहा है। तो अब देखिए m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड, क्यू के प्लस पे क्या रखेंगे i इंटू टी। तो यानी सब में देखिए हम अगर एक एक रख दे, एक इसके लिए i का मान भी 1 रख दे, t का मान भी i रख दे और द्रव्यमान भी 1 रख दे, तो इससे क्या होगा, यानी 1 कूलम विद्युत से निक्षेपित पदार्थ का मात्रा है, 1 कूलम विद्युत से निक्षेपित पदार्थ का मात्रा है, तो उसी को हम लोग जेड कहते हैं। और जेड को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझिए कि शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। शुष्क सेल की बात कर रहा है कि शुष्क सेल है, आपका ड्राई सेल है, वहाँ कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। तो विध्रुवक का जो कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। शुष्क सेल में जो होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक का कार्य करता है। क्लियर, विध्रुवक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर सजिए। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जा सकता है। यानी प्राथमिक सेल में जो पैदा होने वाला स्थानीय क्रिया है उस दोष को हमको दूर करना है। उस दोष को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाना होगा। क्या करना पड़ेगा, जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय क्रिया को दूर किया जाता है।
ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो दिल से लाइक शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।